हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप ये क्वेश्चन चेक कर लो कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा तो फिर वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो पाएगा और आपको सीखना है तो नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड कई डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बन लास्ट फ्यू ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस जेई मेंस में इस पे डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, और जे एडवांस में भी आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे इजी क्वेश्चन से। इसमें गिवन है कि सेट ए से बी में कोई फंक्शन एफ डिफाइंड है और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम है, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है। तो हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हमें, जो कि मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। कितना आएगा? एन रेज टू पावर एम। अब वो कैसे आएगा? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। कैसे सोचेंगे? तो देखें, मुझे यहाँ पर मैपिंग करनी है। सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के किसी एक एलिमेंट से ऐसे हमें मैप करना है। तो मैं ए वन को अगर सोचूं, ए वन को किससे मैप कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर ए वन को किसी भी एन ऑप्शंस में से, मतलब किसी भी बी वन से मन करे, बी टू से, बी थ्री या बी एन, जिससे मेरा मन करे उससे मैं इसको मैप कर सकता हूँ। यही कहानी हमारे ए टू के साथ है, इसको भी किसी के साथ मैप कर सकता हूँ। सिमिलरली ऐसे ही ए थ्री के साथ भी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और ए एम के साथ भी हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस एन है। तो अगर मुझे कोई एक फंक्शन यहाँ पे बनाना है तो सभी हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट को मैप करना है, और हर एक एलिमेंट को मैप करने के हमारे पास एन ऑप्शंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो मैपिंग्स हम बना सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पर वो हो जाएगा एन इंटू एन इंटू एन इंटू अप टू एम टाइम्स, दैट वुड बी एन रेज टू पावर एम। तो ये बहुत ही ईजी। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या बना है कि एक फंक्शन एफ अपने को कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट, जो कि डिफाइंड है सेट एस से सेट एस में, और सेट एस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये गिवन है कि एफ ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2i फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सेट एस। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि सपोज अगर हम इनपुट 1 कर रहे हैं तो एफ ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2। सिमिलरली एफ ऑफ 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4, f of 3 must be less than equal to 6 and f of 4 must be less than equal to 8। तो अब हम इसको देखें, अब अगर फंक्शन बनाना है दैट मीन्स वी हैव टू मैप 1 2 3 4 फ्रॉम सेट एस टू सेट एस। तो सबसे पहले हम सोचें, अगर हमें 1 को मैप करना है तो हमें 1 को, अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट जो है वो 2 से कम आना चाहिए। दैट मीन्स हमारे लिए आउटपुट क्या क्या हो सकता है? आउटपुट हो सकता है 1 से 1 और 1 से 2। मतलब 1 को मैप करने के हमारे पास दो ऑप्शन। सिमिलरली 2 तो अब किसी से भी मैप हो सकता है, इसका आउटपुट की जो रेंज है वो 4 तक जा सकता है। तो हमारे जो आउटपुट वाला सेट है उसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो ये किसी से भी मैप कर सकते हैं। इन अ सिमिलर फैशन 3 जो है उसमें बोला गया है कि आउटपुट 6 तक जा सकता है, जबकि हमारे आउटपुट वाले सेट में तो 4 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसको भी किसी से मैप कर सकते हैं एंड सिमिलरली इसको भी किसी से भी मैप कर सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सच फंक्शंस विथ गिवन कंडीशंस, तो हम कहेंगे 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड दैट वुड बी 64 into 2, which is 128. So the option of this question would be third option, 120. अब जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें जनरली पूछा जाता है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बताओ, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस बताओ, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, या नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस, या नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। इस तरीके से हमसे पूछा जाता है कई सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें एक आइडिया ले लेना है किसका, कि भाई ये 1 1 और ऑन टू का क्या सीन है, इसका क्या मतलब है। वैसे तो सभी को पहले से पता होगा, पर ये मैपिंग के हिसाब से क्या समझें। तो 1 1 सभी को याद होगा। 1 1 का मतलब होता है कि हर एक इनपुट का एक डिफरेंट आउटपुट।
मतलब किसी भी, मान लो 5 इनपुट्स हैं तो उन पांचों में से किसी का भी आउटपुट सेम नहीं हो सकता। ये 1-1 की कहानी होती है। और ऑन टू का सोचें तो ऑन टू का सिंपल सा मतलब होता है रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। सबको पता है कि सेट बी जो होता है वही कोडोमेन है। हम चाहते हैं कि वही रेंज हो जाए, मतलब सेट बी का हर एक एलिमेंट मैप हो। तो सेट बी के हर एक एलिमेंट को अगर मैप करना है तो अब ये पूरा जो सिनेरियो है इसको एक इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, जिससे हम थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी दिमाग में फिगर आउट कर पाएंगे कि कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ दूसरा तरीका सोचने का। सेट ए में जो पर्सन्स हैं वो समझ लो कि कौन है, मालिक लोग हैं। और सेट बी में कौन है, सेट बी में सब सर्वेंट है। ठीक है, तो अब 1-1 को ऐसे समझो। 1-1 क्या बोलता है, 1-1 में हर एक मालिक क्या चाहता है, हर एक मालिक एक पर्सनल सर्वेंट चाहता है। पर्सनल सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट का क्या मतलब हुआ, जो मेरा है वो मेरा है। सिंपल सी कहानी, जो मेरा है वो मेरा है का मतलब कि जैसे मान लो एक मालिक है A1, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज से B2 मेरा सर्वेंट है। तो अगर मालिक A1 ने डिसाइड कर लिया कि B2 उसका सर्वेंट है, तो फिर अब कोई और मालिक B2 को अपना सर्वेंट नहीं बना सकते। वो नीलाम हो गया A1 के नाम। तो ये कहानी है 1-1 की। उल्टा, और जो ऑन टू है उसको अगर ऐसे सोचोगे, ऑन टू को ऐसे समझना है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए, मतलब कोई खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समझो सेट बी में कौन है, सर्वेंट है। हम चाहते हैं कि कोई भी सर्वेंट खाली ना हो, तो ऐसे समझ लो कोई भी सर्वेंट बेरोजगार नहीं होना चाहिए, बेरोजगार नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम ऑन टू को सोचेंगे तो कहानी बड़ी सिंपल है। अभी खुद सोच लो ऑन टू में क्या है कि अब हम चाहें तो भाई जैसे मान लो कि B1 है, तो इस केस में ऐसी दिक्कत नहीं है कि A1 अगर B1 से मैप हो गया, मतलब A1 ने B1 को अपना सर्वेंट बना लिया, तो अब कोई और उसको सर्वेंट नहीं बना सकता है। इसमें बना सकता है, लेकिन अब की जो सर्वेंट संघ की जो मांग है, उनकी ये मांग है कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा हम में से। आप जैसे मन करे वैसे, तो मालिक लोग एक बेरोजगार रख लो, एक सर्वेंट रख लो, पर कोई भी हमारे सर्वेंट वाले ग्रुप में से बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, सबको नौकरी चाहिए। अब चाहे तो 4 लोगों के पास एक पर्सन नौकरी करे या एक के पास एक नौकरी करे, लेकिन ये है बेरोजगार, मतलब जो सर्वेंट संघ है उनका कहना। तो अगर इस एंगल से सोचोगे तो कहानी बहुत सिंपल है, 1-1 की भी, ऑन टू की भी। तो चलो फिर अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। देख, जैसे सबसे पहला, मान लो कि अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, तो 1-1 फंक्शंस का मतलब ये हो गया मालिक, हर एक मालिक चाहता है कि उसका एक पर्सनल सर्वेंट हो। हर एक मालिक चाहता है कि उसका पर्सनल सर्वेंट हो। तो जरा देखते हैं भाई, वो तो डिपेंड करेगा कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ मालिक हैं और कितने नंबर ऑफ सर्वेंट हैं। जो मालिक लोगों की विश है इस बार वो पूरी होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, वो हम देखते हैं। तो पहला सिनेरियो देख लो, मान लो कि m ग्रेटर देन n है। m मतलब नंबर ऑफ मालिक जो हैं, वो n मतलब नंबर ऑफ नौकर, नौकर जो हैं उनसे ज़्यादा है। अब की बार मालिक लोग नौकरों से ज़्यादा हैं। तो ये बताओ कि ऐसा पॉसिबल है 10 मालिक हैं और 5 नौकर हैं पूरे मार्केट में,
और हर एक मालिक चाहता है कि भाई उसके घर पे कोरोना टाइम में मान लो कि ऐसे सोच रहा है कि मेरे घर पे एक ही नौकर है, वो किसी और के घर ना जाए। पॉसिबिलिटी है ऐसी? तो ऐसा कोई भी सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। हम तो सारे मालिकों की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की बात करें तो इस केस में ज़ीरो आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था। सेकंड केस देख लें। मान लो नंबर ऑफ मालिक और नंबर ऑफ नौकर या सर्वेंट सेम, मतलब जैसे मान लो दोनों जगह 5। अब तो किया जा सकता है ये विश पूरी। हर एक मालिक चाहता है कि एक नौकर उसके घर पे, तो सिंपल सी कहानी है कि 5 मालिक 5 नौकर। तो पहले मालिक के पास कितने ऑप्शन है? 5 नौकर में से किसी एक को नौकरी पर रख ले, किसी एक सर्वेंट को रख ले। पर उसने जिसको रख लिया, पहले मालिक ने जिसको नौकरी पे रख लिया, अब दूसरा मालिक उसको तो नहीं रख सकता। उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? 4। तीसरे के पास 3। इस तरीके से अगर लास्ट वाले से पूछें तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा। वैसे ही अगर हम m और n के टर्म्स में बात करें तो फिर फर्स्ट वाले के पास m ऑप्शन होंगे, सेकंड के पास m-1 एंड लास्ट वाले के पास m1 ऑप्शन। तो अगर हम इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन करें मालिक और नौकर को, या ऐसा समझें कि ये इनपुट्स m नंबर ऑफ इनपुट्स को m नंबर ऑफ आउटपुट से अपने को मैप करना है, इस तरीके से मैप करना है कि एक इनपुट से एक ही आउटपुट आए, तो इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा m फैक्टोरियल। जैसे पिछले में 5 इंटू 4 इंटू 3 अप टू 1, दैट वुड बी 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे फर्स्ट केस 1 की अगर बात करी जाए, अगर नंबर ऑफ मालिक कैसे कम पड़ गए, इस बार मार्केट में नौकर ज़्यादा है, फिर मालिकों की चांदी होगी। अब वो क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 5 मालिक हैं, 10 सर्वेंट हैं मार्केट में, तो अब एक मालिक एक ही नौकर चाहता है, एक ही रख सकता है, एक से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। तो एक ही नौकर वो रख सकता है और 10 नौकर अवेलेबल हैं। तो क्या करेंगे वो सब लोग? बोलेंगे भाई इन 10 में से जो 5 बेस्ट है पहले उनको सेलेक्ट कर लें। जो 10 में से 5 बेस्ट हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, 10C5। अब उन पांचों को बोल दिया कि भाई यही 5 अपन रख लेते हैं। तो 5 मालिक 5 नौकर, तो जस्ट सेकंड वाला केस हो जाएगा। तो आपस में 5 फैक्टोरियल में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम m और n के टर्म्स में सोचें तो n में से m को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, n आउटपुट्स के जो ऑप्शन है उसमें से m आउटपुट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उनको m इनपुट्स को m आउटपुट से मैप करना है, तो इनटू m फैक्टोरियल। तो ये बहुत ही इजी केस था। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस इजीली तुम समझ भी पा रहे होगे कि क्यों m और n पे डिपेंड करता है। m ग्रेटर देन n क्यों होना चाहिए, लेस देन n क्या होना चाहिए। तो मैंने जानबूझ के इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी ताकि हम कठिन क्वेश्चन, आगे और भी थोड़े टफ क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर हम ऐसा सोच पाए, कम से कम इजीली हम क्लैरिटी से सोच पाए। फिर अब डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस में देखें, मान लो फर्स्ट केस लेते हैं m इज लेस देन n। मतलब मान लो मार्केट में 5 मालिक हैं और 10 नौकर। अच्छा, अब ऑन टू जैसे ही आएगा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ऑन टू का कोड वर्ड क्या बताया मैंने, कैसे सोचना, दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? तो बेरोजगारी नहीं है। जो सर्वेंट एसोसिएशन है वो चाहते हैं कि उनमें से कोई भी बेरोजगार ना रहे। अब चाहे तो 3 लोग रख करके एक को नौकरी पर रख लो, चाहे जैसे, लेकिन वो चाहते हैं कि बेरोजगार ना रहे। और हमारे पास ये दिक्कत है कि एक मालिक एक से ज़्यादा नौकर रख नहीं सकता। तो ये बताओ, अगर मार्केट में 5 ही मालिक हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्वेंट्स को अगर वो नौकरी पर रखना चाहते हैं तो कितने रख सकते हैं? 5। और जबकि नौकर कितने हैं मार्केट में? 10। तो 10 के 10 तो कभी भी ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब कि फिर भी 5 तो बच ही जाएंगे कभी भी। या ऐसा कह लें कि हमारे पास 10 डिफरेंट इनपुट हैं और सॉरी 5 इनपुट्स के ऑप्शन है और आउटपुट 10 हैं, और हम चाहते हैं कि सबके सब आउटपुट आए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक इनपुट से एक ही आउटपुट आ सकता है मैक्सिमम। तो इसलिए
ऐसा कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखो, अब की बार दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ मालिक और नंबर ऑफ नौकर इक्वल है, सपोज दोनों 5-5 है। अब नौकर संघ जो है, जो वो एसोसिएशन है, वो चाहता है कि उनमें से कोई खाली ना रहे। तो अगर उनमें से कोई खाली ना रहे तो फिर ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा कि हर एक मालिक एक नौकर को रख ले नौकरी पे। तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? तो अगर 5 ले लिए जाए नंबर ऑफ नौकर्स और नंबर ऑफ मालिक, तो 5 फैक्टोरियल। और अगर m और n ले लें तो उस केस में m फैक्टोरियल लिख लो या n फैक्टोरियल, ऊपर वाले में भी n फैक्टोरियल भी लिख सकते थे क्योंकि m और n इक्वल है, यहाँ भी वही केस होगा। ठीक, अब ये जो लास्ट केस है वो थोड़ा दिक्कत भरा है। क्यों? लास्ट वाले केस में देखो, अगर नंबर ऑफ मालिक ज़्यादा किससे? नंबर ऑफ सर्वेंट से। मान लो 10 नंबर ऑफ मालिक है मार्केट में और 5 नंबर ऑफ सर्वेंट्स हैं। अब अगर ये 10 लोग 5 लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भाई इन 5 में से कोई भी बेरोजगार ना रहे, तो अब तो बहुत सारे ऐसे केस बन सकते हैं। जैसे शुरू के 2 लोगों ने पहले नौकर को रख लिया, फिर तीसरे ने दूसरे को रख लिया, चौथे ने तीसरे को रखा, और 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें और 10वें इन लोगों ने, नहीं 5 से लेकर के 9 तक इन लोगों ने किसको रख लिया? 4th को। और 10th जो पर्सन था, 10th जो ओनर था, उसने 5th सर्वेंट को रख लिया नौकरी पे। ये एक केस हुआ। ऐसे तुम बहुत सारे केस बना सकते हो। तो यहाँ से सोचना कहानी बड़ी मुश्किल है, ऐसे सोचना। पर लकीली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला देखने में थोड़ा कठिन लग सकता है, पर इन फ्यूचर मैं उसका प्रूफ करा दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन टॉपिक जब कराऊंगा अलग से, तो उसमें उसका प्रूफ मैं करा दूंगा। अभी हमें वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे कितने होंगे? तो n रेज टू पावर m। तो ऐसा होता है वो, n रेज टू पावर m। फिर यहाँ पे आता है, देखो पहले याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे n-1 की पावर m, फिर n-2 की पावर m, फिर n-3 की पावर m, ऐसे चलते जाता है अप टू कहाँ तक? तो वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आता है, यहाँ फर्स्ट टर्म में लिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ nc0 होता है, और फिर nc1 माइनस में प्लस nc2 यहाँ पे माइनस nc3, ऐसे आते जाएगा अप टू ये टर्म चलते जाएगा कितने टर्म्स तक? तो जब तक nc(n) ना आ जाए, ठीक है। तो इतने टर्म्स तक ये चलते जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा और बेटर वे में लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये बन जाएगा सिग्मा, देखो इसको लिख सकते हैं NCR। तो R देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म में लिखा नहीं है पर R 0 है, और मैंने बताया कहाँ तक जाएगा, n तक। फिर देखो जब ये R था, जैसे यहाँ NC1 था तो n-1, NC2 था तो n-2, तो NCR होगा तो यहाँ पे n-R होगा, n-R की पावर m। अब ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आ रहा है, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो सबको याद होगा ऐसी चीज़ें जनरली -1 की पावर r या r+1 से डिनोट किया जाता है। यहाँ हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, ऐसा। तो सेकंड टर्म में r की वैल्यू 1 है, हमें चाहिए नेगेटिव, तो हम उसको ऐसे लिख दो। क्या लिख देंगे? गलत हो गया, इधर लिखना, -1 रेज़ टू पावर r। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन फ्यूचर हो सकता है मैं इसका वीडियो डाल दूँ इसके प्रूफ का। कहाँ पे आएगा प्रूफ? तो तुम्हें अगर लिखना होगा तो तुम चाहो तो लिख सकते हो, कहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वहाँ पे। तो ये हो गया ऑन टू फंक्शंस की कहानी। अब अगर 1-1 देख लिया, ऑन टू देख लिया, तो बाइजेक्टिव तो बहुत ही ईजी है। बाइजेक्टिव क्या होता है? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं, या पहले बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो फर्स्ट केस में देखो ऑन टू फंक्शंस कितने हैं? 0, तो टोटल बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे? 0। थर्ड केस में देखो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने हैं? 0, तो बाइजेक्टिव फंक्शंस भी 0 होंगे। और सेकंड केस में
ऑन टू या वन वन फंक्शंस एम फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी उतना ही होंगे, एम फैक्टोरियल या एन फैक्टोरियल। तो ये हो गई अपनी कहानी इसकी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बस इसमें यही पार्ट कठिन है थोड़ा सा। कौन सा? ऑन टू फंक्शंस में केस 3। ठीक है, इसमें भी अगर m और n की वैल्यू छोटी हैं तो एक और मेथड हम इसमें ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। एक एग्जांपल मैं उसका करा दूंगा, पर वो तभी लगा पाएंगे जब m और n की वैल्यूज छोटी हैं। अगर m और n की वैल्यूज ज़्यादा हो गई, जैसे 20 हो गया और 15 हो गया, तो फिर तो ये एक्सपेंशन से उसको लिखना पड़ेगा। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन देखो तो कहानी बहुत सिंपल है। हाँ, पहले तुरंत दिमाग में रख लो, वन वन मतलब, वन वन में मतलब ये होता है कि हर एक मालिक चाहता है कि उसका पर्सनल नौकर हो, पर्सनल नौकर। वो चाहता है कि जिसको मैं नौकरी पर रखूं उसको कोई और ना रखे। ऑन टू का मतलब, ऑन टू में पर्सनल नौकर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे कोई दो पर्सन भी सेम नौकर को रख सकते हैं, पर वहां पे जो सर्वेंट एसोसिएशन है वो कहता है कि हम में से कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, आपको ये देखना है। तो वहां बेरोजगारी वाले एंगल से देखना होता है कि जो सर्वेंट वाला ग्रुप है उसमें से कोई बेरोजगार ना रह जाए। तो चलो देखते हैं फर्स्ट केस। इसमें गिवन है कि मालिक कितने, 4, नौकर कितने, 5, और पूछा गया वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन मतलब एक मालिक चाहता है एक ही नौकर रखना, तो इसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, 4 मालिक हैं और 5 नौकर हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, उन 5 में से पहले 4 को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से 4 लोगों को नौकरी पे रखना है। तो 4 जो बेस्ट नौकर्स होंगे उनको रख लिया ऐसा, और फिर उन 4 में इन 4 लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे पहले मालिक की बात करी जाए तो उसके पास 4 ऑप्शन है, दूसरे के पास 3 ऑप्शन है, तीसरे के पास 2 ऑप्शन, ऐसे करते रहते इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, तो इट वुड बी 5c4 इज 5 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, सो इट वुड बी 120। ऑन टू फंक्शंस देखें तो ऑन टू फंक्शंस में अगर 4 मालिक हैं और 5 नौकर हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 मालिक मैक्सिमम 4 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, और यहाँ पे कितने नौकर हैं, 5। तो कोई ना कोई तो एक बेरोजगार छूट ही जाएगा, हम कितना भी ट्राई कर लें। मतलब इस केस में पॉसिबल ही नहीं है एक भी ऑन टू फंक्शन बना पाना, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कितने होंगे, 0। आई गेस बहुत ईजी था। सेकेंड सिनेरियो देखना, अगर अपने पास नंबर ऑफ मालिक और नंबर ऑफ नौकर सेम है, दोनों 5 गिवन है यहाँ पे, तो फिर एक मालिक एक नौकर को रखना चाहता है, पर्सनल नौकर चाहिए उसको। तो भाई ठीक है, 5 नौकर अवेलेबल है, पहले बंदे ने 5 में से किसी एक को चुन लिया तो उसके पास 5 ऑप्शन है, सेकंड पर्सन के पास 4 ऑप्शन है, थर्ड के पास 3, उसके बाद 2, और लास्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन है। तो इतने नंबर ऑफ वेज में वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल विच इज 120। अगेन ऑन टू में चाहते हैं कि कोई बेरोजगार ना रहे, तो ये पांचों के पांचों मैप करना है, और 5 ही लोग ये हैं, तो इसका मतलब हर एक को एक से मैप करना है, तो अगेन वही 5 फैक्टोरियल। और बाइजेक्टिव मैंने बताया था कि जितना, अगर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन तभी पॉसिबल भी होता है जब सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अदरवाइज नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 होते हैं। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पे बता सकता हूँ ये 0 होगा इस केस में, because number of elements in set A and number of elements in set B are not equal। अब इस केस में देखें तो हमारे पास 5 मालिक हैं और 4 नौकर। पहले चाहते हैं वन वन फंक्शन बनाना, वन वन मतलब पर्सनल नौकर, इनको पर्सनल नौकर चाहिए। तो ये बताओ कि इन 5 लोगों को अपना पर्सनल नौकर चाहिए, तो कम से कम मार्केट में 5 नौकर तो होने चाहिए थे ना, कम से कम 5 नौकर अगर अवेलेबल होते तब तो ये लोग नौकरी पे रख पाते। तो यहाँ पे तो 4 ही नौकर अवेलेबल है, दैट मीन्स नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस वुड बी 0। और ऑन टू फंक्शंस की बात करी जाए
तो ये फिर वो वाला केस बन जाएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस अगर देखा जाए तो ये 4 लोग चाहते हैं कि इसमें से कोई बेरोजगार ना रहे, 5 लोग यहाँ उपलब्ध हैं। तो फिर डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो फॉर्मूले से देखो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4⁵ अब देखो याद करने का तरीका क्या है, ये 4 की पावर 5 है तो यहाँ 3 की पावर 5 लिखो, फिर 2 की पावर 5 और फिर 1 की पावर 5 और फिर 0 की पावर 5 तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, और ये जो 4 था इससे 4C1 आएगा, फिर यहाँ 4C2 प्लस का, फिर माइनस 4C3 ये आएगा। लास्ट वाला टर्म जो है वो 4C4 इंटू 0 हो जाएगा। तो इनको इवेल्युएट अगर करें यहाँ पे अलग से तो कैन सी दैट इट वुड बी 4⁵5 which is 2⁻10 which would be 1024 minus 4 into 3⁵5 which is 243 and plus 4C2 is 6 into 2⁵5 which is 32 minus 4C3 which is 4 into 1 is 1. So 1024 minus 972 plus 192 minus 4। तो हम देख सकते हैं 1024 में से 4 गया 1020 और माइनस 972 और 192 का डिफरेंस कितना आएगा, तो इट वुड बी 780। so difference would be 240. so the answer is 240. I hope मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया है। तो ये हो गया अपना नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस के सिंपल से एग्जांपल्स। ठीक है, अब अभी मैंने बोला कि हमसे क्वेश्चन में 1 ऑन टू के अलावा मेनी वन और इनटू भी पूछा जा सकता है। अब वो कैसे करेंगे, तो तुम्हें सिंपल सी कहानी है, कोई भी फंक्शन अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन, और अगर 1 है तो मेनी वन नहीं है। वैसे ही कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इन टू होगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन चाहिए तो वो निकालने के लिए क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दिया सिंपल सा। इस केस में नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार पॉज करके वीडियो देखो जरा इसमें। तो इसमें फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। तो नंबर ऑफ 1 फंक्शंस में ध्यान से देखो तो इनपुट और आउटपुट दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल विच इज 24। दैट मीन्स ए का आंसर कितना आएगा, एस। बी, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए, तो वो भी बहुत ईजी है, 4⁴ which would be 256. That means option R from column 2 is correct. C part में देखें तो ऑन टू फंक्शंस, अगेन इसमें भी इनपुट और आउटपुट दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यहाँ भी 4 फैक्टोरियल 24। तो ये तीनों पार्ट्स बहुत ही ईजी थे, तो मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देता हूँ। तो हमने देखा ए का एस, बी का आर, सी का भी एस। चलो डी और ई पार्ट्स देखते हैं। तो डी और ई पार्ट्स भी कोई खास कठिन नहीं है। जैसे डी पार्ट में देखें तो इसने बोला है कि नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस सच दैट, मतलब 1 ऑन टू तो होना ही चाहिए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है। क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है कि 1
इनपुट करें तो आउटपुट 1 ही आना चाहिए। और 2, 3, 4 में ये कहानी है कि 2 का आउटपुट 2 नहीं आना चाहिए और 4 का आउटपुट 4 नहीं आना चाहिए। तो फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने फंक्शंस होंगे? तो देखो 1 वाला तो 1 से मैप्ड है, तो अब हमें बस 2, 3, 4 इन एलिमेंट्स के बारे में सोचना है। तो उसमें भी मैं तुम्हें बता दूं तो केस वाइज देखें अगर, बहुत इजी है इसमें। केस 1 कि 2 इनपुट करें, तो देखो 2 तो नहीं आ सकता, इसने बोला है, तो क्या आ सकता है? F2 2 नहीं है, तो हमने F2 को क्या ले लिया? 3 ले लिया, ठीक है। और F2 अगर 3 है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि F4 4 नहीं हो सकता, तो F4 को क्या होना पड़ेगा? तो यहाँ पर F4 को क्या होना पड़ेगा? F4 4 हो नहीं सकता, तो और 3 को F2 ने ले लिया, तो इस केस में F4 के एक ही ऑप्शन है, F4 2 होगा, तो इस केस में F3 जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो ऐसा एक फंक्शन होगा, केस 1। केस 2 मैंने ले लिया कि F3, सॉरी F2 के एंगल से सोच रहे हैं, तो F2 अब 4 हो जाए। तो अगर F2 4 हो जाए तो अब इस केस में F3 के पास दो ऑप्शन हो जाएंगे। F3 और F4 में अगर हम सोचें तो जैसे F4 4 हो नहीं सकता था, तो F4 के पास भी दो ऑप्शन है, 2 और 3, और F3 के पास भी दो ऑप्शन है, 2 और 3। तो ये F3 और F2 सॉरी F3 और F4 आपस में F3 और F4 आपस में कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा कितने फंक्शन होंगे? तो एक फंक्शन, और ऐसे कितने फंक्शंस हुए? तो 2 फंक्शंस। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस सच फंक्शंस इज 3। तो इसका मतलब हो गया कि डी ऑप्शन काफी है, ठीक। और ई वाला पार्ट अगर हम देखें तो ई वाला पार्ट बहुत सिंपल है। ई वाले पार्ट में तो उसने बोला है कि 1 को 1 से मैप नहीं कर सकते, 2 को 2 से नहीं, 3 को 3 से नहीं, 4 को 4 से नहीं। तो ये बहुत सिंपल हो गया कि इन चारों की जो फिक्स्ड पोजीशंस थी, हम चाहते हैं कि वो चारों उन फिक्स पोजीशंस पे ना जाएं। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का हो गया? ये हो गया डिरेंजमेंट। तो इन चारों को डिरेंज करना है, सिंपल सी बात है। तो चारों को अगर डिरेंज करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा D4, डिरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। और ये फॉर्मूला पता होगा dn का। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट आंसर एज 9। तो ई ऑप्शन का आंसर हो जाएगा Q विच इज 9, ठीक है। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 4। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या गिवन है कि अपने को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन चाहिए, कहाँ से कहाँ? A to B में।
पर यहाँ पे दो एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ x1 y1 होना चाहिए और एफ ऑफ x2 y2 होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको इसे सोच पाना। इन्होंने ये कह दिया कि जैसे अगर हम वही अगर फिर से मालिक और सर्वेंट वाले एंगल से सोचें तो x1 जो है वो नौकरी पे किसको रखना चाहता है, y1 को। x2 जो है वो y2 को रखना चाहता है। और हमें फंक्शन कैसा चाहिए, ऑन टू मतलब बेरोजगार कोई भी ना रहे, मतलब y3 और y4 की भी जॉब लग जाए। कौन देगा इन दोनों लोगों को जॉब, x3 x4 x5। लेकिन मालिक तो 3 ऑप्शन है और जो सर्वेंट बचे हैं वो 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, 2 केस बनते हैं। पहला कि या तो इन तीनों में से कोई सा एफ ऑफ जैसे x3 x4 x5 इन तीनों में से कोई एक ने y1 और y2 को ही अपना वो रख ले सर्वेंट, तो बाकी के 2 बचे लोग क्या करेंगे, y3 और y4 को रख लेंगे। एक तो सिनेरियो ये बनता है, मतलब कि इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इस केस में ये लिख सकते हैं कि केस 1 ये ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं कि x3 x4 और x5 are not related to y1 and y2। मतलब इन जो 3 लोगों ने y1 और y2 में से किसी को सर्वेंट नहीं रखा, तो किसको रखा होगा, तो इन तीनों लोगों ने y3 और y4 में ही किसी को सर्वेंट रखा होगा। तो सिंपल सी कहानी, अब इन 3 लोगों को, इन 2 लोगों को नौकरी पे रखना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा समझना है कि ये ऑन टू के हिसाब से, तो इन 3 में से कोई लोग 2 पर्सन पहले डिसाइड करेंगे, 3C2 x3 x4 x5 में से कोई 2 लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसी एक को नौकरी पे रखें। जैसा ऐसा एक केस हो गया कि मान लो x3 और x5 ने y3 को नौकरी पे रख लिया, तो बाय डिफॉल्ट अब x4 जो होगा y4 को रख लेगा। तो 3C2 से हमने डिसाइड करना है कि x मतलब इन तीनों में से कौन 2 लोग हैं जो एक पर्सन को रखेंगे, तो 3C2। अब वो 2 लोगों को अगर डिसाइड कर लिया तो किसको रखेंगे वो भी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। 2C1 मतलब y3 या y4 में से किसको रखेंगे, तो इंटू 2C1। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, हाँ ये तो हो गया कि उन दोनों लोगों को उस पर्सन से मैप कर दिया, तो ऑब्वियसली जो तीसरा बंदा होगा वो जो बचा हुआ सर्वेंट है उसी से मैप होगा। तो इसके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 3 इंटू 2 6। तो केस 1 का जो आंसर हुआ वो हो गया 6। केस 2, अब केस 2 में ये हो सकता है कि इन तीनों में से x3 x4 और x5 में से when one out of x3 x4 and x5 is related to y1 और y2। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इनमें से हो सकता है, इन तीनों में से किसी एक ने y1 या y2 को रख लिया होगा नौकरी। ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन, 3C1 से कौन। फॉर एग्जाम्पल 3C1 से मान लो कि x5 है, x5 ने बोला कि भाई वो y1 या y2 में से किसी को रखेगा। ठीक, अब रखेगा तो किसको रखेगा, 3C1 के बाद किसको रखेगा y1 y2 में से, तो 2C1 किसी एक को डिसाइड कर ले कि भाई वो y2 को रखना चाहता है मान लो, मतलब x5 ने डिसाइड कर लिया जैसे कि वो y2 को रखना चाहता है। ठीक है, तो इनका तो मामला सॉर्टेड है, x5 जो है उसने y2 को रख लिया। तो अब बचे कौन, दो लोग x3 और x4, वो किसको रखेंगे, y3 और y4 को। तो अब वो 2 लोग बचे और 2 ही लोगों को सेलेक्ट करना है, वो x3 और x4 जो है वो y1 y2 में से किसी को नहीं रख सकते,
अदरवाइज वो ऑन टू नहीं बन पाएगा कभी, कोई ना कोई बेरोजगार रह जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये दो लोगों को, इन दो लोगों को नौकरी पर रखना है तो सीधे सीधे 2 फैक्टोरियल। तो अगर ये ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3 इंटू 2 6 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 12। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 6 + 12 विच इज 18, विच इज ऑप्शन नंबर 3rd।